हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 35। चैप्टर 35 किस बारे में बात करता है? इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में। मतलब कि जिसमें इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स होती है उसमें क्या प्रोसीजर होगा, मतलब कि क्या वो प्रोसीडिंग्स विशिएट होगी या विशिएट नहीं होगी, और उसका आगे का फर्दर प्रोसीजर कैसे चलेगा। ठीक है, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स में तो इसमें हम जानेंगे अच्छे से, जिसमें हम सेक्शन 460 से लेकर के सेक्शन 466 तक आज हम इन सभी सेक्शंस को जानेंगे चैप्टर 35 में ही। ठीक है, आज हम चैप्टर 35 पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 35। जो इसके अंदर 460 है, सेक्शन 460 किस बारे में बात करता है? इर्रेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स। मतलब कि जो इर्रेगुलरिटीज होती है प्रोसीडिंग्स में, क्या वो विशिएट कर सकती है उसको, मतलब कि दूषित कर सकती है, या फिर वो भ्रष्ट हो जाती है प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो इसमें हम इर्रेगुलरिटीज के बारे में समझेंगे, वो विशिएट कब नहीं होगी। ठीक है, इर्रेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स, मतलब कि इसके कहने का मतलब ये यहाँ पर प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। यहाँ पर जो भी इर्रेगुलरिटीज पाई जाती है वो किन केसेस में होगी? इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, नेमली अगर कोई मजिस्ट्रेट है और वो एम्पावर्ड नहीं है बाय द लॉ कि वो आगे की जो भी उसने ए बी सी डी इसमें जो आगे के इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं ए से लेकर के आई तक जो ये पॉइंट्स है इसमें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो कब विशिएट नहीं करेंगे प्रोसीडिंग्स को, कब दूषित नहीं करेंगे प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, तो इसमें हम यही जानेंगे पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें ए पॉइंट बताता है टू इश्यू ए सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94। अगर कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था, ठीक है, तो वो ये एक्शन ले सकता है, वो सर्च वारंट इशू कर सकता है सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग। या फिर बी पॉइंट बताता है वो ऑर्डर कर सकता है सेक्शन 155 का पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेट करे जो ऑफेंस हुआ है। ठीक है, या फिर होल्ड एंड इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 के अकॉर्डिंग होल्ड कर सकता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट को। और जो डी पॉइंट है वो बताता है टू इशू प्रोसेस अंडर सेक्शन 187 के अकॉर्डिंग फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन विद हिज लोकल जुडिक्शन। मतलब कि वो एप्रीहेंशन उसको वहीं पे कस्टडी में ले सकता है उस पर्सन को विद हिज लोकल जुडिक्शन, उस मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन में ही। हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ सच जुडिक्शन, जिसने आउटसाइड द जुडिक्शन मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन से बाहर उसने ऑफेंस कोई कमिट किया था, तो उस केस में उस पर्सन को एप्रीहेंशन कर लेगा, उसको अरेस्ट कर लेगी मजिस्ट्रेट के थ्रू। और या फिर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज ए और बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 198 के सेक्शन 190 के अकॉर्डिंग, जिसमें कॉग्निजेंस ले लेता है मजिस्ट्रेट, तो वो एम्पावर्ड है। ठीक है, और टू मेक ओवर ए केस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग वो केस चला सकता है, मेक ओवर कर सकता है। टू टेंडर ए पार्टन अंडर सेक्शन 306 के अकॉर्डिंग वो पार्टन दे सकता है उस एक्यूज्ड को। और टू रिकॉल ए केस एंड ट्राई इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 410, मतलब कि रिकॉल कर सकता है केस को और ट्राई कर सकता है खुद भी 410 के अकॉर्डिंग। या फिर टू सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 458 और सेक्शन 459 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं, मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। ठीक है, अगर वो मतलब कि अगर वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड भी नहीं है, तो अगर वो ये सभी एक्शन लेता है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, वो दूषित नहीं होगी प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इरोनियसली इन गुड फेथ डज दैट थिंग्स, मतलब कि वो गुड फेथ में, ठीक है, इरोनियसली वो कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में वो विशिएट नहीं होगी प्रोसीडिंग। हिज प्रोसीडिंग शैल नॉट बी सेट असाइड, तो उसकी प्रोसीडिंग को सेट असाइड नहीं किया जाएगा मेरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज नॉट बीइंग सो एम्पावर्ड, क्योंकि इस ग्राउंड पर क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं था मजिस्ट्रेट। जो भी उसने अभी जो मैंने अभी ए से लेकर आई तक जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो एक्शन ले लेता है मजिस्ट्रेट और वो एम्पावर्ड भी नहीं था, तो उस केस में वो गुड फेथ में काम कर रहा था। ठीक है, इरोनियसली इन गुड फेथ उसने काम किया है। ठीक है, तो वो प्रोसीडिंग को सेट असाइड नहीं किया जाएगा इसी ग्राउंड पर कि वो एम्पावर्ड नहीं था। ठीक है, तो ये 460 सेक्शन बताता है जिसमें इरेगुलरिटीज अगर होती है प्रोसीडिंग में तो वो विशिएट नहीं मानी जाएगी। जो भी मजिस्ट्रेट है अगर वो एम्पावर्ड था उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो ये 460 सेक्शन बताता है। और जो 461 है, 461 बताता है इर्रेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स, वो इर्रेगुलरिटीज जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था, ठीक है, नॉट बीइंग एम्पावर्ड, तो उस केस में अगर वो एक्शन ले लेता है उसके अगेंस्ट, तो वो जो इर्रेगुलरिटीज थी उसमें, तो वो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी, वो दूषित हो जाएगी। और अभी हमने 460 सेक्शन में पढ़ा था अगर वो इर्रेगुलरिटीज में अगर इर्रेगुलरिटीज पाई जाती है प्रोसीडिंग में तो वो विशिएट नहीं मानी जाएगी,
कुछ ग्राउंड्स थे उसमें जो मैंने अभी आपको 460 में बताया था, लेकिन 461 में कुछ अदर ग्राउंड्स है जिसमें वो इरेगुलरिटीज विशिएट हो जाएगी वो प्रोसीडिंग उस इरेगुलरिटीज के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ए पॉइंट बताता है इफ जो इसमें पहला ही पॉइंट बताता है इफ एंड मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ डज एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नेमली, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था और वो बाय लॉ उसके बिहाफ में वो एक्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि वो एक्शन ले लेता है किन केसेस में, जो ए से लेके इसमें जो क्यों तक इसमें पॉइंट बताया गया। ठीक है, जो ग्राउंड इसमें बताया गया अगर वो इनके इसमें अगर कोई एक्शन ले लेता मजिस्ट्रेट तो उस केस में वो प्रोसीडिंग विशिएट मानी जाएगी। ठीक है, अगर वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था तो ए पॉइंट बताता है अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, अगर वो सेल कर देता है प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है। ठीक है, और वो जो मजिस्ट्रेट था वो एम्पावर्ड नहीं था तो उस केस में वो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। ठीक है, और आगे के फर्दर पॉइंट्स बताते हैं इसमें इशू ए सर्च वारंट फॉर ए डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, अगर वो सर्च वारंट के लिए इशू कर देता है तो किसी पार्सल और अदर थिंग या फिर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को। ठीक है, तो इस केस में भी ये विशिएट मानी जाएगी प्रोसीडिंग। डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस या फिर डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, डिस्चार्ज ए पर्सन लॉफुल बाउंड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर। ठीक है, कैंसल ए बॉन्ड टू कीप द पीस, मेक्स एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 एज टू ए लोकल न्यूसेंस, या फिर प्रोहिबिट्स अंडर सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर प्रोहिबिट करता है द रिपीटेशन ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस के लिए तो भी ये विशिएट मानी जाएगी। और आगे फर्दर पॉइंट बताते हैं मेक्स एन ऑर्डर अंडर पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10। ठीक है, अगर ऑर्डर देता है पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग तो उस केस में भी ये विशिएट मानी जाएगी प्रोसीडिंग। टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 के अकॉर्डिंग, अगर वो कॉग्निजेंस ले लेता है 190 सेक्शन के अंडर। ठीक है, सबसेक्शन 1 ऑफ क्लोज सी के अकॉर्डिंग अगर वो कॉग्निजेंस ले लेता है तो भी वो विशिएट मानी जाएगी। ट्राइज एन ऑफेंडर समरीली, passes a sentence under section 325 proceeding recorded by another magistrate, decides an appeal, अगर वो अपील को डिसाइड भी करता है तो उस केस में भी calls under section 397। ठीक है, अगर वो कॉल करता है 397 के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग को तो भी रिवाइजेज एंड एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 446, अगर वो रिवाइज करता है ऑर्डर को पास जो उसने किया था 446 के अकॉर्डिंग तो भी ये सभी जो भी मैंने अभी आपको सारे पॉइंट बताए हैं इसके अकॉर्डिंग वो विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग, जो भी वो एक्शन लेता है इन सभी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, तो वो वॉइड मानी जाएगी प्रोसीडिंग अगर वो ये इरेगुलरिटीज पाई जाती है इन सभी प्रोसीडिंग में। ठीक है, अगर वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था तो ये प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 462 के अकॉर्डिंग। 462 सेक्शन बात क्या करता है, प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस, मतलब कि अगर प्रोसीडिंग किसी रॉन्ग प्लेस पर चल रही है तो इस केस में क्या होगा, नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एन क्रिमिनल कोर्ट शैल बी सेट असाइड merely on the ground that the inquiry trial or other proceeding in the course of which it was arrived at or passed took place in the wrong session division, district subdivision or other local area unless it is apparent that the such error has in fact occasioned a failure of justice। तो 462 सेक्शन ये बात कर रहा है कि अगर कोई फाइंडिंग, कोई सेंटेंस, कोई ऑर्डर कोई क्रिमिनल कोर्ट देती है, ठीक है, तो उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा मेनली ऑन द ग्राउंड दैट द इंक्वायरी और ट्रायल, किस ग्राउंड पर कि वो जो इंक्वायरी ट्रायल और जो अदर प्रोसीडिंग है वो इन द कोर्स ऑफ, ठीक है, वो अराइव्ड हो रही है, कोई पास हो रही है, टुक प्लेस इन दी रॉन्ग सेशन में, मतलब कि रॉन्ग सेशन डिवीजन में, रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में, रॉन्ग सब डिवीजन में या फिर रॉन्ग लोकल अदर एरिया में। ठीक है, अगर वो प्रोसीडिंग इंक्वायरी चल रही है और या फिर ट्रायल चल रहा है तो इस केस में उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा, जो भी ऑर्डर सेंटेंस जो या फिर कोई फाइंडिंग किसी क्रिमिनल कोर्ट ने दी है तो उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा अनलेस इट हैपेंस दैट सच एरर हैज इन फैक्ट ओकेजन्ड फेलियर जज। अगर वो कब सेट असाइड किया जाएगा, वो जब सेट असाइड किया जाएगा जब अगर अपीयर होता है कि उसमें किसी पर्सन का फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, कोई किसी के जस्टिस को हार्म हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा उसके ऑर्डर, फाइंडिंग्स या फिर सेंटेंस को जो भी क्रिमिनल कोर्ट ने दी है, अगर उसमें कोई एरर पाया जाता है, ठीक है, उसके इनफैक्ट में भी। तो ये 462 सेक्शन बताता है। और जो सेक्शन 463 सेक्शन है, सेक्शन 463 सेक्शन बताता है नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 सेक्शन 281, मतलब कि अगर कंप्लायंस नहीं किया जाता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281 के अकॉर्डिंग, जिसमें कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, बाय द मजिस्ट्रेट, अगर इसके प्रोविजंस का 164 281 का कंप्लायंस नहीं होता प्रोविजंस का तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें आगे बताते हैं
फर्स्ट क्लोज बताता है इफ एनी कोर्ट बिफोर विच ए कंफेशन और अदर स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन रिकॉर्डेड or purporting to be recorded under section 164 section 281 is standard or has been received in evidence find that any of the provision of either of such section have not been complied by the magistrate recording the statement। तो ये बात कहने की कोशिश कर, अगर कोई कोर्ट ठीक है कन्फेशन स्टेटमेंट लेती है, किसी अक्यूज पर्सन का रिकॉर्ड करती है, ठीक है, और उसको परपोर्ट करती है टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 सेक्शन 281 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है, और उसको टेंडर कर देते हैं और रिसीव हो जाता है उसमें एविडेंस जो भी इसमें फाइंड्स होते हैं दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ आइदर ऑफ सच सेक्शन हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद बाय द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। मतलब कि उसने जो भी इसमें एविडेंस फाइंड होते हैं लेकिन उसने जो प्रोविजन है सेक्शन 164 और 281 उनमें से किसी भी सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया मजिस्ट्रेट ने जब भी उसने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है तब, ठीक है। इट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और ना इसमें उसने कंटेन किया है सेक्शन 91 सेक्शन को जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बताता है, ठीक है। और इसमें आगे बताता है टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस, मतलब कि उसमें कोई इसमें जो एविडेंस लिए थे उसके रिगार्ड में नॉन कंप्लायंस हुई है उसमें, मतलब उसको कंप्लाइन नहीं किया गया सेक्शन को, सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट को, ठीक है। एंड मे इफ सर्टिफाइड दैट सच नॉन कंप्लायंस हैज नॉट इंजर्ड द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस, मतलब कि अगर वो जो नॉन कंप्लायंस हुआ है उसने किसी अक्यूज पर्सन के डिफेंस में जो उसने लिया था इसको इंजर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, ऑन द मेरिट्स एंड दैट ही ड्यूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, और उसको ड्यूली रिकॉर्ड किया गया उसकी स्टेटमेंट को, किसकी स्टेटमेंट को, एक्यूज पर्सन की, जो कि उसने भी स्टेटमेंट इन डिफेंस दी थी, अपने डिफेंस में दी थी, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और एडमिट सच स्टेटमेंट, और उसने अपनी स्टेटमेंट को एडमिट भी किया। तो उस केस में उसकी जो भी उसने ऑर्डर दिया था, जो भी इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, तो इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि उसका नॉन कंप्लायंस हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यही नहीं कहा जाएगा अगर उसमें ड्यूली रिकॉर्ड की गई है स्टेटमेंट को बाय दी एक्यूज पर्सन, जो भी उसने रिकॉर्ड कराया है अपने डिफेंस में, या फिर उसने एडमिट किया कोई स्टेटमेंट, तो इस केस में इसको नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। लेकिन जो सेकंड क्लोज है 463 का वो बताता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू कोर्ट ऑफ अपील रेफरेंस एंड रिवीजन, मतलब कि अगर जो प्रोविजन है इस सेक्शन का इसके अंदर अप्लाई टू कोर्ट ऑफ अपील रेफरेंस एंड रिवीजन, जो ये हमने प्रोविजन पढ़ा है फर्स्ट क्लोज, ये अप्लाई होगा कोर्ट ऑफ अपील में भी जहां पर अपील जा रही है, या फिर जहां पर रेफरेंस जा रहा है, या फिर जहां पर रिवीजन जा रहा है, तो वहां पर भी ये सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 463 सेक्शन था। अब हम चलते हैं 464 सेक्शन में। 464 सेक्शन बताता है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और ऑप्शन ऑफ और एरर इन इंचार्ज, मतलब कि अगर कोई इफेक्ट आता है ओमिशन टू फ्रेम, अगर कोई ओमिट होता है, मतलब कि जब फ्रेम किए जाते हैं उसके अगेंस्ट चार्जेस, ठीक है, अगर उसमें कोई भी फ्रेम में ओमिशन होता है या फिर एब्सेंसी होती है या फिर एरर होता है उसके चार्ज में, ठीक है, तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। जो इसके अंदर फर्स्ट क्लोज है वो बताता है नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिक्शन शैल बी डीम्ड इनवैलिड merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge include any misjoinder of charges। मतलब कि इसमें एक आ गया कि अगर कोई फाइंडिंग होती है, सेंटेंस होता है, कोई ऑर्डर होता है बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिक्शन, जो इसकी कंपिटेंट जुडिक्शन थी उसने ऑर्डर दिया है, फाइंडिंग मतलब कि ऑर्डर दिया, सेंटेंस दिया, फिर कोई फाइंडिंग हुई है उसमें, तो उसमें कंपिटेंट जुडिक्शन ये नहीं माना जाए कि उसको इनवैलिड मान लिया जाए, क्योंकि किस ग्राउंड पर, क्योंकि उसमें चार्ज में जो फ्रेम किया गया था चार्ज उसके ग्राउंड के बेस पर, किस ग्राउंड के बेस पर, एरर, मतलब कि चार्ज में कोई एरर हुआ है, ओमिशन हुई है, इरेगुलरिटी पाई गई है इन दी चार्ज, ठीक है, जो कि इंक्लूडेड होता है मिसजॉइंटर ऑफ चार्जेस, मतलब कि इसमें जॉइंटर ऑफ चार्जेस के बेस पर उसमें चार्जेस में इरेगुलरिटीज पाए गए जो कि एरर ओमिशन भी उसमें हुए हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पर उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, इनवैलिड नहीं माना जाएगा अनलेस की बात की गई है, अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिवीजन ए फेलियर ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन ओकेजन्ड देयर बाय, मतलब कि अगर कोई ओपिनियन है कोर्ट, मतलब कि अगर कोर्ट के ओपिनियन में इन द कोर्ट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील, अगर वो अपील में चले जाता है, कंफर्मेशन में चले जाता है, रिवीजन में चले जाता है, और वहाँ पर उस कोर्ट को ये ओपिनियन होती है कि किसी पर्सन का उसमें फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, ठीक है, उसमें फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, हैज़ इन फैक्ट बीन ओकेजन्ड देयर बाय, तो उस केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको वैलिड मान लिया जाएगा, मतलब कि उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अगर वो अपील में चला जाता है, कंफर्मेशन रिवीजन में चला जाता है, अगर उनके ओपिनियन में ये लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो। और जो सेकंड क्लोज है इफ द कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिवीजन इज ओपन दैट द फेलियर ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन ओकेजन्ड, मतलब कि अगर जैसे मैंने आपको बताया फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है उसमें,
ठीक है। अब अगर वो अपील में कंफर्मेशन रिवीजन में चले जाता है, ठीक है, इसमें ए और बी पॉइंट बताए गए हैं, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, इन द केस ऑफ एन ओमिशन टू फ्रेम ए चार्ज ऑर्डर दैट अ चार्ज बी फ्रेम्ड एंड दैट द ट्रायल बी रिकमेंडेड फ्रॉम द पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। अगर जो फ्रेम चार्ज हुए थे, जो चार्ज फ्रेम किए गए थे, उसमें ओमिशन हुई है, ठीक है, और ऑर्डर दैट अ चार्ज बी फ्रेम्ड, और उसमें ऑर्डर दिया गया था चार्ज फ्रेम करने के लिए, एंड द ट्रायल बी रिकमेंडेड फ्रॉम द पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, और उसमें जो ट्रायल था वो रिकमेंड किया गया था पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, ठीक है, चार्ज उसके बाद फ्रेम चार्ज जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली, ठीक है। तो इसमें एक आ गया, अगर उसमें ओमिशन हुई है तो इसमें अगर फेलियर जस्टिस हुआ है तो उस केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। और जो बी पॉइंट है, इन द केस ऑफ एन एरर ओमिशन इरेगुलरिटी इन द चार्ज, अगर कोई ओमिशन एरर इरेगुलरिटीज पाई जाती है चार्ज में तो उस केस में एक डायरेक्ट कर दिया जाएगा न्यू ट्रायल, किसके थ्रू, अपील, अगर अपील में जा रहा है, कंफर्मेशन में जा रहा है, रिवीजन में जा रहा है, तो वहां की कोर्ट क्या करेगी, उसको डायरेक्शन देगी न्यू ट्रायल के लिए, टू बी हेड अपॉन अ चार्ज फ्रेम्ड इन वॉट एवर मैग्नेटिक फिट, तो उसमें जो चार्ज फ्रेम किए गए थे उसको दोबारा से न्यू ट्रायल में लाया जाए, मतलब कि उसके दोबारा से चार्ज फ्रेम किए जाए, ठीक है। तो ये बी सब क्लोज बताता है सेकंड क्लोज का। और जो उसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइड दैट इफ द कोर्ट इज द ओपिनियन दैट द फैक्ट of the case are such that no valid charge should be preferred against the accused in respect of the facts proved, it shall quash the conviction। मतलब अगर प्रोवाइजो ये बात कहने की कोशिश कर, अगर कोर्ट के ओपिनियन में ये लगता है दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच नो वैलिड चार्ज, तो अगर कोई चार्ज था जो उस पर लगाया गया तो वो वैलिड नहीं था, ठीक है, कुड बी प्रेफर्ड अगेंस्ट अक्यूज, जो कि प्रेफर मतलब कि अगेंस्ट द अक्यूज लगाए गए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रूव्ड फैक्ट प्रूव्ड, ठीक है, तो उस केस में जो फैक्ट थे वो प्रूव हो गए थे कि उसके अंदर उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो वैलिड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर दिया जाएगा, क्वैश कर दी जाएगी उसकी कन्विक्शन को, जो भी इसको कन्विक्शन हुई थी, ठीक है, तो उसकी कन्विक्शन को क्वैश कर दिया जाएगा। तो ये 464 सेक्शन बताता है, ठीक है। और जो 465 सेक्शन है, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सेबल बाय रीजन ऑफ एरर ओमिशन और इरेगुलरिटीज, मतलब कि फाइंडिंग हो रही है, सेंटेंस हो रही है, ठीक है, बाय रीजन ऑफ एरर ओमिशन और इरेगुलरिटीज, जब मतलब कि कब रिवर्सेबल किया जाएगा, ठीक है, अगर उसमें एरर ओमिशन और इरेगुलरिटीज पाई जाती है। तो इसमें आगे बात करते हैं फर्स्ट क्लोज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हरिन बिफोर कंटेंट, नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिशन शैल बी रिवर्स्ड और ऑल्टर बाय अ कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिवीजन ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर ओमिशन और इरेगुलरिटीज इन द कंप्लेंट, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, जजमेंट और अदर प्रोसीडिंग बिफोर और ड्यूरिंग ट्रायल और इन एनी इंक्वायरी और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। मतलब कि अगर कोई ये प्रोविजन हरिन बिफोर कंटेंट किया गया था तो इसमें अगर जो फाइंडिंग थी, जो सेंटेंस दी गई थी, जो ऑर्डर पास किया गया था बाय द कंपिटेंट जुडिशन, मतलब कि किसी कंपिटेंट जुडिशन के मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया था, सेंटेंस सुनाई थी या फिर फाइंडिंग हुई थी, उसमें शैल बी रिवर्स्ड और ऑल्टर बाय कोर्ट ऑफ अपील, तो उसमें उसको रिवर्स या ऑल्टर नहीं किया जाएगा बाय कोर्ट ऑफ अपील, अगर वो अपील में जा रहा है, कंफर्मेशन या रिवीजन में जा रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर, मतलब कि किसके बेस पर, ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर ओमिशन और इरेगुलरिटी इन दी कंप्लेंट, अगर कोई एरर ओमिशन और इरेगुलरिटीज पाई गई है किसमें, कंप्लेंट में, समन्स में, वारंट में, प्रोक्लेमेशन में, ऑर्डर में, ठीक है, या फिर जजमेंट में या फिर किसी अदर प्रोसीडिंग में, बिफोर और ड्यूरिंग ट्रायल और इन एनी इंक्वायरी और अदर प्रोसीडिंग, मतलब कि जो ट्रायल से पहले, ठीक है, या फिर जो ड्यूरिंग द ट्रायल और इन एनी इंक्वायरी, अगर प्रोसीडिंग में कोई एरर, कोई ओमिशन, कोई इरेगुलरिटीज पाई जाती है अंडर दिस कोड, तो इस केस में उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको क्या नहीं किया जाएगा, ऑल्टर नहीं किया जाएगा। और एन एनी इंक्वायरी इन द सेक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और इसमें अनलेस की बात की गई है, अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ द दैट कोर्ट ए फेलियर जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन क्वेश्चन देयर बाय, अगर उसमें कोई फेलियर जस्टिस हुआ है, ठीक है, किसके बेस पर, कोई एरर ओमिशन और इरेगुलरिटीज के बेस पे, किसमें, कंप्लेंट में, सम्मन में, वारंट में, प्रोक्लेमेशन में, या फिर ऑर्डर में, कोई जजमेंट में, या फिर किसी अदर प्रोसीडिंग में, या फिर ड्यूरिंग द ट्रायल और इंक्वायरी के अंडर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो इस केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसको रिवर्स किया जा सकता है, जो भी इसमें फाइंडिंग्स हुई है या फिर सेंटेंस हुई है उस केस में। तो और ये फर्स्ट क्लोज बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, इन डिटरमाइनिंग वेदर एनी एरर ओमिशन और इरेगुलरिटी इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, अगर कोई डिटरमाइन किया जाता है किसी, अगर कोई एरर, कोई ओमिशन, कोई इरेगुलरिटीज हुई है किसमें, प्रोसीडिंग में अंडर दिस कोड, किसी प्रोसीडिंग में इरेगुलरिटीज, ओमिशन और एरर हुई है अंडर दिस कोड, और एनी एरर और इरेगुलरिटीज इन एनी सेक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन हैज ओकेजन्ड ए फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर कोई एरर, कोई इरेगुलरिटीज,
किस में हुई है? इन एनी सैंक्शन, कोई सैंक्शन नहीं गई थी बाय द फॉर द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, हैज ओकेजन फेल ऑफ जस्टिस। अगर उसमें फेल ऑफ जस्टिस हुआ है तो कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फैक्ट वेदर द ऑब्जेक्शन कुड एंड शुड हैव बीन रेज्ड। तो उस केस में उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, रेज किया जा सकता है ऑब्जेक्शन एट एनी अर्लियर स्टेज इन द प्रोसीडिंग। कब? अर्लियर स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब कि प्रोसीडिंग की स्टेज से पहले की, ठीक है, पहले की स्टेज से पहले। तो मतलब कि उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है किसी एरर इरेगुलरिटीज के बेस पर, कोई भी उसमें ओमिशन हुआ है तो, ठीक है। तो ये 465 सेक्शन बात करता है। और जो 466 है, डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल, मतलब कि जो भी डिफेक्ट और कोई एरर आता है, अगर कोई अटैचमेंट की गई प्रॉपर्टी की अनलॉफुली, तो उस केस में क्या होगा? नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल, मतलब कि उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। तो आगे बताता है, नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस कोड, अगर कोई अटैचमेंट हुई है अंडर दिस कोड शैल बी डीम्ड अनलॉफुल, तो उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा अगर कोई अटैचमेंट बाय अंडर दिस कोड हुई है, ठीक है। नोट शैल एनी पर्सन मेकिंग द सेम बी डीम्ड ट्रेसपासर, तो उसको ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा अगर किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हुई है तो। ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट और वांट ऑफ फॉर्म इन समवन कन्विक्शन रिट ऑफ अटैचमेंट और अदर पॉइंट रिलेटिंग देयरटू, किस केस में? ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, किसी फॉर्म इन दी समन्स कन्विक्शन रिट ऑफ अटैचमेंट में, या फिर और अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग देयरटू, जो कि रिलेट करते हैं अटैचमेंट से रिलेटेड, तो उस केस में उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। या फिर कोई डिफेक्ट अगर कोई एरर आता है अटैचमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, या फिर उसको ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, शैल नॉट बी डीम्ड ट्रेसपासर। तो ये आज हमारा चैप्टर 35 डिस्कस हो गया है, जिसमें इरेगुलरिटी जो होती है उसमें प्रोसीडिंग में, ठीक है, इरेगुलर प्रोसीडिंग होती है, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो इरेगुलर प्रोसीडिंग वॉइड होगी, वैलिड होगी, क्या होगा उसमें, ठीक है। तो आज हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है इरेगुलरिटीज प्रोसीडिंग का जो चैप्टर 35 था। अगर कोई भी डाउट हो उसमें तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही था। अब हम अपने नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 36, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके।